हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया, एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। और जो है वो वीडियो टोटली चैप्टर 4 पे है। ठीक है, तो चैप्टर 4 का अगर आप नाम देखना चाहें तो बिल्कुल क्लियर है, डेटा एनालिसिस, जो कि पिछले चैप्टर से ही बिलोंग करता है। मतलब जो आप पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी से ये बिलोंग करता है, डेटा एनालिसिस। पिछले बार हम लोग जो पढ़े हैं वो डेटाबेस के बारे में पढ़े हैं, मतलब कि व्हाट इज़ डेटा, हाउ टू स्टोर अ डेटा, व्हाट आर द प्रोसेस टू मॉडिफाई, व्हाट आर द प्रोसेस टू क्रिएट, व्हाट आर द प्रोसेस टू एडिट। ये सब जो हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। प्राइमरी की क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब क्या होता है, ये सारे टॉपिक जो है हम लोग पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो आज जो चैप्टर है वो हम लोग का उसी चैप्टर से बिलोंग करता है, मतलब चैप्टर 3 से ही बिलोंग करता है। चैप्टर 3 का समझ लीजिए हाफ पार्ट है, जो कि चैप्टर 4 में डाला गया है। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि हम लोग डेटा के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे क्या, कि कैसे उस पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब जैसे मान लो कि आपका 2000, अभी मान लो 19 है, 18 सॉरी, मान लो आपका 2018 में, ठीक है, इसको 18 कर देता हूँ। 2018 में मान लो आपका टोटल मार्क्स जो है 500 है, मान लो 429 आया, ठीक है, या 450 ही आया, चलो 450 कर लेते हैं, 29 से अच्छा है 50 कर लेते, थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए रिजल्ट। तो 450 से कर लिया गया, ठीक है, ये 450 हो गया। यही जब 2019 में जब आपका रिजल्ट निकला तो उसमें आपका नंबर जो है वो 400 आया। कितने में? 500 में। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो ना। आपसे कोई पूछे कि बताओ जी पिछले साल की अपेक्षा आपका इस साल व्हाट द परफॉर्मेंस, है ना, तो आप बोल सकते हो ना कि एक्चुअली आई हैड 450 मार्क्स इन प्रीवियस ईयर, बट इन दिस ईयर आई गॉट कितना, 400। तो क्या ये रिज़ल्ट आपका बेटर है या ख़राब है? तो बिल्कुल ख़राब है ना। क्यों? क्योंकि आपका पिछले बार कितना आ चुका था, 450। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इस बार 450 से ज़रूर ज़्यादा लाऊंगा और इवन टॉप कर जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो कंपेयर है, ये कंपेयर हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम 2018 का जो डेटा है, डेटा मतलब कि हमारा रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड या कंप्यूटर में कहीं सेव करके रखे हैं, तो हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अगर आप सोचो ऐसा कि अगर 2018 का रिपोर्ट कार्ड आप नहीं रखे होते या उसके बारे में डेटा आप जो है स्टोर करके कंप्यूटर में नहीं रखे होते, तो क्या ये कंपेयर कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि किस तरह से डेटा को या रिकॉर्ड को सेव करके रखना होता है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल चलो समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आप 6th में हो ना, फिफ्थ में मान लीजिए आपके क्लास में टोटल 45 बच्चे, ठीक है, और अब जब 6th में आए तो आपके क्लास में मान लो 47 हो गए, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि आप जब 5th क्लास में पढ़े हो, आप आपके पास 5th क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर है, आपके वहाँ पे टोटल संख्या जितनी होती थी वो पर डे आप लिखते थे, तो आपको मालूम है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो डेटा स्टोर है। तब तो आप कंपेयर कर रहे हो ना कि पिछली बार 45 था और इस बार क्या 47 हो गया, तो 2 का डिफरेंस हो रहा है किसमें? हमारे डेटा में। तो इसी को क्या कहते हैं? कंपेरिजन। ठीक है, कंपेरिजन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन दिस ईयर, व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर, फिर उसके प्रीवियस ईयर। तो ये सब हम लोग क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज वी हैव डेटाबेस। ठीक है, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास डेटाबेस, और डेटाबेस हम लोग कहाँ पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि वहाँ पे टेबल में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेटा एनालिसिस। तो आई होप कि यहाँ तक जो कंसेप्ट है ये चैप्टर पढ़ने का, ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे यहाँ पे फिगर को देख लीजिए। इस फिगर में क्या है, बहुत सारे बार ग्राफ हैं, कुछ पाई चार्ट होंगे, कुछ स्टैटिक्स होंगे। तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि कंपेयर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए और यहाँ देख लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा फिगर है जिसमें कि प्रीवियस ईयर इस तरह था और इस साल इस तरह है। तो कहने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड को शो कर रहा है कि प्रीवियस ईयर का कैसा रहा, इस ईयर का कैसा रहा, यही ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना।
आराम से चैप्टर बिल्कुल आसान सा है, हम लोग बहुत ही जल्दी से ख़त्म भी कर लेंगे और चैप्टर बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग आर सम ऑफ द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑफिस। ठीक है, किसी भी ऑफिस में, जैसे मान लीजिए आपके जहाँ पे पापा काम करते हैं या फिर जहाँ पे आप कल को काम करोगे जिस ऑफिस में जा करके, तो वहाँ पे एनालिसिस और कंपैरिजन तो होगा। ठीक है, कि पिछले साल आपका कंपनी कितना फ़ायदा किया, इस साल कंपनी कितना लॉस किया। ठीक, मैथमेटिकल और स्टैटिकल एनालिसिस, लॉन्ग कैलकुलेशन, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of data etc have the task to produce necessary useful information. Such task if done manually it is a tedious and time consuming। ठीक है, मतलब जो आज हम लोग इसको फैक्ट ऐसे समझ लो कि जो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो उसको अगर मैनुअली किया जाता हाथ से, जैसे आपके स्कूल में कितने 50 स्टूडेंट, आपके स्कूल में टोटल क्या है 1000+ स्टूडेंट्स हैं, तो 1000+ का अगर एक एक करके रिकॉर्ड बनाया जाए तो समझ लो क्या 1000 दिन भी लग सकते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर जब उसका रिकॉर्ड बनाता है तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है 1000 रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इजी हुआ ना, और टाइम कंज्यूमिंग जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब समय कम लग रहा है कंप्यूटर पे काम करने से और प्लस जो काम है वो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब स्प्रेडशीट पैकेज इज़ डिज़ाइन टू अकम्प्लिश सच टास्क क्विकली एंड मोर इफिशिएंटली, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि स्प्रेडशीट पैकेज या डेटाबेस जो है वो कैलकुलेशन और कंपैरिजन के टास्क को बहुत ही आसानी से करता है। टू रिकॉल, अ स्प्रेडशीट पैकेज इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट डज एनालिसिस, कैलकुलेशन, कंपैरिजन etc। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या है ये हम लोग चेक कर चुके हैं ना पहले चैप्टर में। तो स्प्रेडशीट का काम क्या है, एक्चुअली एनालिसिस, कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने का काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज़र कैन अरेंज एंड स्टोर डेटा इन अ प्रॉपर वे एंड कैन ऑल्सो यूज एन फार्मूला एंड लॉजिकल फंक्शंस टू कंप्यूट एंड एनालाइज। ठीक है, द डेटा इन डिफरेंट वे, जैसे कि अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्प्रेडशीट में हम लोग किस एप्लीकेशन पे काम करेंगे, एक्सेल पे। ठीक है, तो एक्सेल पे ये सारे काम हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब spreadsheet packages are commonly used for generating result, planning budget, making annual reports and business organization। ठीक है, students result preparation, generally salary, generating salary statement, doing tax calculation etc। मतलब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क हैं सारा यहाँ पे किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ किस से, एक्सेल से, या फिर आप उसको कह सकते हो स्प्रेडशीट से। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर कि स्प्रेडशीट पैकेज क्या है, जो कि क्या करता है आपके कंपैरिजन, एनालिसिस और कैलकुलेशन वर्क को करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब डेटा इन स्प्रेडशीट, data in spreadsheet package are kept in more organized and proper way. It enables to an data and manipulation in different effective way. Data spreadsheet can be easily a form of text, numbers and फार्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी जो वैल्यू हम लोग स्प्रेडशीट में सेव करते हैं या तो वो टेक्स्ट में बना होता है, मतलब कि ABCD में बना होता है, या तो नंबर्स में होता है, मतलब 0 से 9 तक के बीच में होता है, या तो किसी फार्मूला को यूज़ करते हैं हम लोग, किसको कंबाइंड करके, नंबर्स को और टेक्स्ट को यूज़ करके। जैसे मान लीजिए सम का फार्मूला अगर यूज़ किए तो सम का फार्मूला यूज़ करने के लिए ये सम लिखना पड़ता है ना, तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, और फिर लिखना पड़ता है हम लोग कहाँ से, मान लीजिए A1 से लेकर के A5 तक का वैल्यू को जोड़ना है, तो इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या करता है, A1 से स्टार्ट करता है, A5 तक का जितना भी वैल्यू उसको सम करके आंसर दे देता है ना। तो ये फार्मूला कहलाया। नेम उसी तरह यहाँ पे देखिए दिखा दिया क्या, वो नंबर्स है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, अब टेक्स्ट क्या है, जनरली ये सब हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। टेक्स्ट का मतलब ही क्या होता है, A to Z आप कह सकते हो। ठीक है, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में A to Z कह सकते हो, या फिर जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हैश हो गया, ठीक है, @ हो गया, इसी तरह जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें, टेक्स्ट में। ठीक है, नंबर्स की जब बात करते हैं, नंबर्स की जैसे ही बात करते हैं तो ये हम लोग देख चुके हैं, नंबर्स की बात जैसे करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 0 से 9 तक का। इसके बाद आप क्या इसमें इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करते हो, डिवाइड का साइन इस्तेमाल करते हो, मल्टीप्लिकेशन साइन इस्तेमाल करते हो, तो ये सारे सिम्बॉल्स भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके साथ, नंबर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मूला।
तो फार्मूला क्या है, फार्मूला किससे मिलकर बना होता है, टेक्स्ट और नंबर से मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी चेक बताया गया क्या कि सम का फार्मूला बनाए तो इसमें लिखे क्या A1 से लेकर कहाँ तक A5 तक। ये जो दो डॉट दिए ना ये कोलोन कहलाता है, ये रेंज बताता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक, तो A1 से लेकर A5 तक का वैल्यू को जोड़ना है। तो ये देखिए किससे मिलकर बना है, सम है मतलब ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर्स है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर्स है ना। तो फार्मूला हम लोग किससे जनरेट करते हैं, टेक्स्ट और नंबर्स को कंबाइंड करके, ठीक है। अब जैसे फार्मूला में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेल में हम लोग जनरली क्या क्या करते हैं तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे हो सकता है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये सब, ठीक है। इसके बाद अब जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चेक करना, जैसे कि यहाँ पे देखिए वैल्यू, तो न्यूमेरिक 4.45, ठीक है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे, स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स जब एक साथ लिखो, जैसे मान लीजिए ए लिखा हुआ है तो ये क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन अगर AVINASH लिख दिया जाए तो ये क्या कैरेक्टर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर का मतलब एक होता है लेकिन स्ट्रिंग का मतलब होता है मल्टीपल्स कैरेक्टर। तो जब मल्टीपल्स कैरेक्टर्स होते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो जब मल्टीपल्स कैरेक्टर्स होते हैं तो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग, और जब सिंगल कैरेक्टर होता है तो वो कैरेक्टर कहलाता है। अब पिछले चैप्टर में हम लोग ये भी देख चुके हैं सेल एड्रेस कैसे किसे कहते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो फिर भी इस चैप्टर को लेकर के तो आप प्रीवियस चैप्टर जरूर देखें, क्योंकि उस चैप्टर में आपको टोटली यहाँ का जो कंसेप्ट है वहाँ पे क्लियर हो चुका है। जैसे एड्रेस आपको बताया गया था, वहाँ पे सेल एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस में दो चीज़ लिखा होता है। जैसे मान लीजिए A2, ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉलम नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉलम नेम होता है। और ये क्या होता है, रो होता है, जिसको रिकॉर्ड कहते थे, है ना। तो एड्रेस किससे मिलकर बना होता है, कॉलम और रो से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे शो किया गया है। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, सेल एड्रेस हो सकता है, फंक्शन सम हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, और भी सारे ऑपरेटर्स मतलब जिसको हम लोग कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग कैलकुलेशन वर्क में, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट हो गया, ग्रेटर दैन हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर दैन नॉट इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, लेस दैन इक्वल और लेस दैन इक्वल, ठीक है। इवन पैरेंथेसिस किस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे हैं ना आप यहाँ पे A1 से लेकर के कहाँ तक, A5 तक, तो ये क्या पैरेंथेसिस है ना, तो इस पैरेंथेसिस को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए हम लोग पिछले चैप्टर में ये देख चुके थे, हम लोग दो चीज़ देख रहे थे, एक ओपन ऑफिस कैल्क था, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क, और एक था क्या, एक्सेल, याद होगा आपको। तो हम लोग किस पे काम कर रहे थे, एक्सेल पे। क्यों, क्योंकि ये एक्सेल हमारे सिस्टम में है, हम लोग लैब वर्क इसमें करते हैं। ये हम लोग के पास नहीं था इसलिए हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे, बल्कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, बस नाम डिफरेंस है। तो ये हम लोग काम नहीं करते, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे। तो अब देखिए फार्मूला की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फार्मूला तीन तरह के, फार्मूला क्या क्या हो गया, पहला फार्मूला विथ सेल एड्रेस, फार्मूला विथ सेल नेम, फार्मूला विथ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब तीनों को हम लोग चेक करेंगे कि आखिर फार्मूला तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो है फार्मूला विथ सेल एड्रेस, इसको देखते हैं। नाम क्या है, सेल एड्रेस, मतलब सेल के एड्रेस के साथ जो फार्मूला लगता है वो क्या कहलाता है, सेल एड्रेस। चलिए फिगर से आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस फिगर को आप गौर से देख लो, किसी एक फिगर को, आपके पास बुक होगा ही, आप बुक को देख सकते हो, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप गौर से देखो तो क्या लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ, B2 लिखा हुआ, B3 लिखा हुआ, B4 लिखा हुआ। आपको बताया गया था ना, जैसे मान लीजिए ये B है और ये 4 है, ठीक है, तो ये क्या है, कॉलम नेम है, और ये क्या है, रो है, मतलब रिकॉर्ड है। तो B4 क्या हो गया, मतलब B कॉलम का चौथा रिकॉर्ड, देखिए, ठीक है, B है 4 कहाँ, क्योंकि एडिशन ये ले रहा है कहाँ पे, पाँचवें में, इसलिए B4 ये है B और ये 5 हाईलाइटेड है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कौन सा उठाएगा, चौथा का उठाएगा। इसको फिर से क्लियरली देखें तो वैल्यू क्या क्या उठा रहा है, B1 से उठा रहा है, B2 से उठा रहा है, B3 से उठा रहा है, B4 से उठा रहा है, और वैल्यू का आंसर कहाँ दे रहा है, B5 में दे रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल एड्रेस। तो जो भी फार्मूला सेल एड्रेस में होता है, सेल एड्रेस से जनरेट करते हैं, वो दैट इज नोन एज फार्मूला विथ सेल एड्रेस, ठीक है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसका थियोरेटिकल क्या है। तो थ्योरी हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं क्या, ईच सेल इन द वर्कशीट हैज़ अ यूनिक सेल एड्रेस, ठीक है, यूनिक एड्रेस दैट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स इंटरसेक्टिंग कॉलम्स एंड रोज। अभी बताया गया कि सेल एड्रेस कैसे बनता है। मान लीजिए C2 है तो ये क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है, ये रो होता है। तो ये दोनों जब भी सेल एड्रेस, मतलब कि मान लीजिए ये,
ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सेल रहता है, और इसका नाम क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सेल एड्रेस कैसे बना होता है, तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बना होता है। कंसिडर द सेल A10। ठीक है, A इज़ द कॉलम एंड 10 इज़ द रो। ठीक है, जैसे बताया गया। फॉर्मूला विद द सेल एड्रेस ए कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, किसके से मिलकर बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। अब जैसे मान लीजिए एडिशन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो एडिशन के लिए देखिए B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। B कॉलम हो गया, सारा B क्या है, कॉलम, और 1 2 3 4 क्या हो गया आपका, रो। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला विद सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब कि जिस सेल को आप ऐड करना चाहते हो उस सेल को आप सेलेक्ट कर लियो, तो वो क्या कहलाता है, सेल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट, फार्मूला विद सेल नेम। सेल नेम से जो फार्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं दैट इज नोन एज फार्मूला विद सेल नेम। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फार्मूला कैन बी यूज अलॉन्ग विद द सेल नेम्स ऑल्सो फॉर डूइंग योर do you have to for doing so you have to fix the name of the name box। ठीक है, for naming a cell replace the address with the required name box open। जैसे हम लोग वहाँ पे कह रहे थे ना, जैसे अभी वहाँ पे हम लोग मान लीजिए, चलिए फिगर ही दिखाते हैं आपको। इस फिगर को देखो तो जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी क्या है, अभी हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे क्या, A1 प्लस A2 इस तरह कर रहे थे ना। तो ये क्या था, सेल एड्रेस के साथ था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ये जो था क्या था, सम विथ सेल एड्रेस। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल नेम के साथ। तो देखिए नेम में क्या है, B का नाम क्या बदल के कर दिया गया, मार्क्स इंग्लिश। C का नाम बदल के क्या गया, मार्क्स मैथ। D का नाम बदल के मार्क्स कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो है मतलब सेल का जब हम लोग नाम दे देते हैं तो क्या कहलाता है, सेल नेम कहलाता है। जैसे यहाँ पे F का नाम क्या दे दिया गया, टोटल। तो हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, मार्क्स इंग्लिश को जोड़ रहे हैं, मार्क्स मैथ को जोड़ रहे हैं, मार्क्स कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं। आंसर किस में ले रहे हैं, टोटल में ले रहे हैं। इसको वैसे भी तो कह सकते हैं ना, अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ तो ये भी कह सकते हैं कि B को जोड़ रहे हैं, C को जोड़ रहे हैं, D को जोड़ रहे हैं, F में आंसर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे B C D नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, मार्क्स इंग्लिश को ले रहे हैं, मार्क्स मैथ को ले रहे हैं, मार्क्स कंप्यूटर को ले रहे हैं, और टोटल में आंसर रख रहे हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है किसमें, सेल फार्मूला विथ सेल एड्रेस और फार्मूला विथ सेल नेम्स। ठीक है, चलिए एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। फार्मूला विथ सेल एड्रेस में B1 हो गया, सेल नेम में क्या हो जाएगा आपका, मार्क्स इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब C1 में क्या हो जाएगा, ये सेल एड्रेस हो गया, वहाँ पे मैथ्स हो गया। दोनों कुछ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सेल एड्रेस का नाम था, यहाँ पे सेल नेम का नाम है। सेल एड्रेस का नाम, सेल नेम का नाम है, कंसेप्ट तो वही है। चाहे घर में पिंटू कह ले, आपको चिंटू कह ले, लेकिन स्कूल में नाम आकर के आपका आदर्श हो जाए, तो डिफरेंस क्या है। अरे आदर्श का मतलब भी चिंटू, और चिंटू का मतलब भी पिंटू, पिंटू का मतलब भी आदर्श, सेम चीज़ है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कंसेप्ट वही है, एडिशन का काम होगा, पर डिफरेंस क्या है, सेल नेम का और सेल एड्रेस का। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, फार्मूला विथ इनबिल्ट फंक्शन। अभी जैसे अभी सम का एग्जांपल दिखाया गया था ना आपको, तो उसको देख करके यहाँ पे देखिए। जैसे नेम क्या है, सम नेम हो गया। अब सेल एड्रेस कहाँ से कहाँ तक, A1 से लेके A5 तक बताया था ना, रेंज कहलाता है ये। तो देखिए ये नेम हो गया, सेल नेम मतलब कि फार्मूला नेम हो गया, और ये रेंज हो गया। ठीक है, तो नेम क्या हो गया, सम नाम का फंक्शन, आर्गुमेंट क्या क्या हो गया, तो A1 से लेके A5 तक, मतलब सम करना है, पर कहाँ से कहाँ तक, तो A1 से लेकर के A5 तक का करना है सम। तो ये क्या हो गया, इनबिल्ट फंक्शन। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन कंप्यूटर में पहले से बने होते हैं, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा हाथ से। वहाँ पे एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, परसेंटेज का, सबका फार्मूला पहले से बना हुआ है। आप उस फार्मूला को क्लिक कीजिए और यूज़ कीजिए। जैसे देखते हैं हमें फार्मूला कहाँ से एक्सेस होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा क्या, जो यहाँ पे fx बना हुआ है, ये fx, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारा पहले से बना हुआ फार्मूला जनरेट होगा। मतलब कि आपको फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला पहले से बना हुआ है। आपको कहाँ से मिलेगा वो, तो fx पे क्लिक करेंगे तो हमको सारा फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दे दिया तो इसको आप देख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो जो मेरा कंसेप्ट था समझाना वो क्या था, जैसे कि आपको फंक्शन तीन तरह से, पहला सेल नेम से, दूसरा सेल एड्रेस से, और तीसरा
फंक्शन के नेम से। जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज फंक्शन है, तो एवरेज फंक्शन का क्या होता है, एवरेज निकालना। तो एवरेज फंक्शन के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए एवरेज, यहाँ पे देखिए एवरेज कितना कितना वैल्यू, 10 20 30, 30 एवरेज का निकल वैल्यू क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे 10 प्लस 20 प्लस 30 और डिवाइड किससे कर देंगे 3 से, आंसर आ जाएगा 20। तो जो काम आप मैनुअली करते हो वो काम आप यहाँ भी कर सकते हो। मैक्स का मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक कौन है, मीन का मतलब सबसे कम कौन है। इसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में देखिए जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें जनरली क्या होता है, इन सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, तो और भी सारे ऑपरेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना। चलिए उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि ये है ना। तो इन सारे ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 + 2, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, 5 और 2 जो हैं ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। और प्लस साइन या माइनस साइन या डिवीजन साइन या मल्टीप्लिकेशन साइन, जो भी साइन होता है वो कहलाता है कि आपका ऑपरेटर, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ऑपरेटर कितने हैं जो आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, हम लोग देख रहे थे ऑपरेटर्स हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट एंड इलिस्ट्रेशन, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग मैथ बनाते हैं ना, तो लिखते हैं लेट x = 5, तो क्या x का वैल्यू 5 हो गया, हाँ, कब तक, जब तक हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो x = x + 2, अब बताइए कि x का वैल्यू कितना, क्या अभी भी x का वैल्यू 5 रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से 5 था और 5 और 2 जुड़ा तो कितना आ गया 7, तो अब x का वैल्यू कितना मिलेगा 7। तो ये है असाइनमेंट। असाइनमेंट किसको कहते हैं, इसको इक्वल्स को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो जब हम लोग x मानते हैं y मानते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो हम लोग जो असाइन करते हैं वो वैल्यू कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह का असाइन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग जो देखेंगे वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लें। सॉर्टिंग का मतलब जैसे मान लो कि A लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है, और आपको कह दिया गया है कि इसको सरिया के लिखिए। सरिया का मतलब अरेंज करके लिखिए। तो सबसे पहले असेंडिंग में लिख सकते हैं या तो डिसेंडिंग में लिख सकते हैं, है ना। या तो क्या इसमें किस में लिख सकते हैं, असेंडिंग में, या तो फिर लिख सकते हैं डिसेंडिंग में। तो आपको बोल दिया जाए असेंडिंग में लिखना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा और फिर Z हो जाएगा। फिर आपको बोलेगा डिसेंडिंग में लिखना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी D नहीं, सबसे पहले Z हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और A हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में हुआ, डिसेंडिंग में, और ये किस फॉर्म में हुआ, असेंडिंग में, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका ASC फॉर्म, ये हो गया DSC फॉर्म। तो डिसेंडिंग फॉर्म और असेंडिंग फॉर्म। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज। बस इतना ही याद रखना है कि सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज। अरेंज मतलब क्या, सरियाना, सही करना, ठीक है, एक सीक्वेंस में करना। जैसे मान लीजिए आप प्रेयर में खड़े होते हो, मतलब वंदना सभा में खड़े होते हो, तो आपको क्या होता है, अटेंडेंस के प्रेयर के लिए खड़े होने के लिए क्या होता है कि स्टैंड विद हाइट। तो सबसे पहले से छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके खड़ा होते हैं। तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज। तो चलिए देख लेते हैं। सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग ऑफ डेटा, ठीक है। क्या होता है, सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे टेबल में दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी का मार्क्स है, आप निकाल दिए कि 450 है, फिर 230 है, ठीक है, मान लो 700 है, और इसमें से फाइंड आउट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए रूल क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको किस में करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा 700, फिर क्या हो जाएगा 450 और फिर क्या हो जाएगा 230। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर पहले कर दे क्या, पहले कर दे 230, फिर 450 और 750, तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में ये फर्स्ट होगा क्या, नहीं। फिर हम लोगों को किसको करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट, ये सेकंड और ये
थर्ड। ठीक है, तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज। तो किसी भी डेटा को सॉर्ट करना मतलब क्या, अरेंज करना। ठीक है, तो आपको चैप्टर यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लें, मतलब फिर से अरेंज करके देख लें, मतलब दोबारा से जिस टॉपिक को समझ में नहीं आया उस टॉपिक से देखें तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर जो यहीं पे ख़त्म होता है। आप एक्सरसाइज से पहुंच गए हैं तो हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आपका काम ये है कि आपको जो समझ में नहीं आया उस टॉपिक को फिर से आप दोबारा के देखें, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार में क्लियर हो जाए तब तक आप देखिए। और एक बात ज़रूर कि आप प्रीवियस चैप्टर जो है उसको ज़रूर देख लें। सिर्फ इस चैप्टर को देख लेने से आपका काम नहीं बनने वाला। आप जब तक प्रीवियस चैप्टर नहीं देखते हो तब तक फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप इसको देखिए और कंप्लीट कीजिए। और हाँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नहीं देख पा रहे हैं या फिर जो नहीं कंप्लीट किया तो उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो तो मतलब क्या होता है कि वो भी इस वीडियो को देखेंगे और उनका भी एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस।